नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़े थे कि जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है उसे हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक समूहों में रखा गया है, अर्थात पी ब्लॉक 6 वर्गों में उपस्थित है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पी उपकोष होते हैं उसमें कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं? 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए अब इस पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण समूहों की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। अर्थात जिस उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उतने ही समूह क्या हो जाते हैं? पाए जाते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए एक एस को कितने समूह में रखा गया है? 2 समूह में रखा गया है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए पी उपकोष को 6 समूह में रखा गया है। और जो डी उपकोष होते हैं, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं और प्रत्येक एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए एक डी उपकोष को 10 समूहों में रखा गया है। इसी प्रकार एफ उपकोष को आवर्त सारणी क्या देखेंगे? नीचे 14 एक वर्गों में रखा गया है। अब हम आगे आज के लेक्चर में कुछ और बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। जो क्लास 12वीं में आने वाले प्रत्येक पी ब्लॉक के जो वर्ग है उसमें समझने में या हमारे आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में समझने में यह टॉपिक बहुत ही मदद करेगा। जैसे सबसे पहला परमाणु त्रिज्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश, विद्युत ऋणता, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धीय ऊर्जा। सबसे पहला हम पढ़ते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। थोड़ा ध्यान से देखिएगा परमाणु त्रिज्या कि कोई भी परमाणु होता है उस परमाणु में जो नाभिक होते हैं, नाभिक से जो बाह्यतम कोष होते हैं, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। एक बार दोबारा, नाभिक तथा बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस कहते हैं। बाद में जैसे यह पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक वेव के फॉर्म में होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति इस प्रकार हो जाएगी जब वह वेव अर्थात तरंग के रूप में कक्षा में क्या करेगा? गति करेगा। तो ध्यान से देखना। अच्छा, यहां पर देखिए किसी जगह इलेक्ट्रॉन का नाभिक से दूरी क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। और किसी जगह इलेक्ट्रॉन का नाभिक से दूरी क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। अर्थात सही एक ढंग से या सही तरीके से एटॉमिक त्रिज्या का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं केवल एक सिंगुलर परमाणु के लिए। तो बाद में कुछ सुधार किया गया। सुधार के आधार पर परमाणु त्रिज्या को नापने के लिए निम्नलिखित आधार बनाए गए। ये निम्नलिखित आधार 4 प्रकार के हैं। जैसे सबसे पहला सहसंयोजीय त्रिज्या,
इसे हम इंग्लिश में कोवैलेंट रेडियस भी कहते हैं। थोड़ा ध्यान देखिएगा, जैसा नाम से स्पष्ट है, सहसंयोजीय या सहसंयोजक भी से कहते हैं, अर्थात यह दो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कहने का यह तात्पर्य हो गया कि ऐसे दो परमाणु जिनके बीच एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, उनके नाभिक जो होते हैं, नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग ही क्या कहलाता है, एक सहसंयोजीय त्रिज्या कहलाता है। जैसे एक परमाणु यह A है, दूसरा परमाणु यह B है। अगर इन दोनों का हम डिस्टेंस ले लें तो D क्या लिख सकते हैं, AB। इनके बीच की दूरी का क्या कहता है, आधा भाग। आधा भाग मतलब 2 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, तो इनका रेडियस क्या निकल कर आ जाता है, कोवैलेंट का, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या निकल कर आ जाती है कोवैलेंट का, उसे हम दिखा सकते हैं कि रेडियस कोवैलेंट D A/B/2। इस प्रकार से हम सहसंयोजीय त्रिज्या को क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं। अगला इसी में, अच्छा, जो सहसंयोजी त्रिज्या होता है वह कहां कहां पर पाया जाता है, यह मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स अर्थात अणुओं में क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। चाहे अणु समान प्रकार का हो, जैसे H2 हो, H2 में भी क्या पाए जाते हैं, सहसंयोजीय बंध क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। चाहे HCl भी हो तो HCl में भी क्या हो जाते हैं, एक सहसंयोजी त्रिज्या पाए जाते हैं। अर्थात कहने का ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें सहसंयोजी बंध क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं, उसमें सहसंयोजी त्रिज्याएं क्या हो जाती है, पाई जाती है। अब इसका दूसरा भाग कौन सा, वान डर वाल त्रिज्या। वान डर वाल त्रिज्या यह किसमें पाया जाता है, यह गैसों में पाया जाता है। जैसा हम जानते हैं कि जो पी ब्लॉक के तत्व है, पी ब्लॉक के तत्वों में एक गैस भी पाई जाती है और इनर्ट गैसें भी पाई जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम हीलियम के मॉलिक्यूल्स को ले लें, ठीक, तो इनके हीलियम के दो गैसीय परमाणुओं के मध्य या दो परमाणुओं के मध्य कौन सा अट्रैक्शन फोर्स पाया जाएगा, एक वान डर वाल त्रिज्या क्या या वान डर वाल फोर्स क्या जाता है, पाया जाता है। और इनके बीच की दूरी को ही हम कौन सा नाम दे देते हैं, वान डर वाल त्रिज्या। अर्थात इसको भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यह भी एक दो मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच का डिस्टेंस D, यह क्या लिख सकते हैं, A, दूसरा कौन सा हो जाएगा B अपॉन कौन सा लगता है, ठीक है, 2। इसको ही क्या कर देते हैं, एक रेडियस ऑफ वान डर वाल त्रिज्या। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में RVWA से क्या कर देते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इसी के आगे तीसरा है धात्विक त्रिज्या। तीसरा धात्विक त्रिज्या, मेटालिक रेडियस। जैसा नाम से स्पष्ट है कि यह किसमें पाया जाता है, धातु में पाया जाता है। एक जैसे कोई भी धातु है, जैसे मान लेते हैं पी ब्लॉक का हमने कौन सा ले लिया है, एल्युमिनियम। ठीक, तो एल्युमिनियम के दो परमाणुओं के बीच की, एल्युमिनियम के दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग ही क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या कहलाता है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि धात्विक त्रिज्या और सहसंयोजी त्रिज्या, इन दोनों में, धात्विक त्रिज्या और सहसंयोजी त्रिज्या, इन दोनों में किसकी त्रिज्या का मान अधिक होगा, तो आप बताएंगे धात्विक त्रिज्या का।
ठीक, आपने देखा था कि सहसंयोगी त्रिज्या में दो परमाणुओं का क्या हो जा रहा था, ओवरलैपिंग हो जा रहा था। अर्थात एक परमाणु दूसरे परमाणु के अंदर क्या हो जाता था, प्रवेश कर जाता था, जिससे दूरी का मान क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। लेकिन धात्विक त्रिज्या में आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों परमाणु एक दूसरे से कैसे हैं, सटे हुए, वह ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं। इस वजह से सहसंयोगी त्रिज्या का मान धात्विक त्रिज्या के मान से क्या आ जाता है, अधिक पाया जाता है। और चौथा लास्ट है एक आयनिक त्रिज्या, कि जब कोई भी परमाणु किस रूप में हो जाए, आवेश के रूप में हो जाए। परमाणु आवेश के रूप में कैसे होता है, वह दो प्रकार से होता है। या कोई भी मेटल्स जो होते हैं, या तो वह क्या करे, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, तब वह ठीक है आवेश के रूप में हो जाते हैं। जब वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो परमाणु कौन सा आवेश ला देता है, धनात्मक आवेश ला देता है। दूसरा, जब कोई भी मेटल जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, वो ग्रहण कर ले, जब ग्रहण करते हैं तो परमाणु पर कौन से आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, एक माइनस आवेश क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो आयनिक त्रिज्या में अगर देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि जो धनात्मक त्रिज्या है और पाला एक उदासीन कोई परमाणु है, तो इन दोनों में किसकी त्रिज्या का मान अधिक होगा, तो आप बताएंगे कि उदासीन परमाणु का। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझना, जैसे हमने तत्व कौन सा ले लिया है, सोडियम, ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 8 और 1, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना पाया जाता है, 11। जब यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो क्या हो जाएगा, Na+ 1 इलेक्ट्रॉन, एक E माइनस। ध्यान से देखिए, अब इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, ठीक है 2, 10 हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे हम, 2 और 8। यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ द सेल, अर्थात कोषों की संख्या क्या हो गई, घट गई। जब कोषों की संख्या क्या हो गई, घट गई, तो आकार का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि Na, दूसरा है Na+, इसमें किसकी त्रिज्या का मान, किसकी त्रिज्या का मान अधिक है, तो आप बताएंगे Na का। इसी प्रकार से ऋणात्मक का थोड़ा ध्यान देखिएगा, एक एग्जांपल के माध्यम से, जैसे ले लिया गया फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन को यह क्या कर लेता है, ग्रहण कर कर क्या बना देगा, F-, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा 2 और इसका कितना होगा, 7, और इसका कितना आ जाएगा, 2 और 8। अर्थात इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9, इसमें कितने हो जाएंगे, 10। ठीक, प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 9 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 9। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसमें 9, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसमें 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन पर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। तो आप देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ 9 पर लगा रहा है, अर्थात यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, अधिक होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक तत्व फ्लोरीन है उदासीन परमाणु के रूप में, दूसरा फ्लोरीन आयन है, तो इसमें किसकी एटॉमिक त्रिज्या अधिक हो जाएगी, तो आप बता सकते हैं किसकी अधिक हो जाएगी, ठीक है, F- की क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अच्छा, यह किसके आधार पर सभी वर्गों को बांटा गया है, यह है बंध के आधार पर, बंध या अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर परमाणु त्रिज्या को क्या किया गया था, यह डिफाइन किया गया था। अब आगे दूसरा है प्रभावी
नाभिकीय आवेश, जिसे इंग्लिश में हम क्या करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं दूसरे को हम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम किससे दिखा देते हैं, जेड से, और इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड से, इफेक्टिव का कौन सा, ई और एफ। अर्थात कहने का कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उससे हम जेड भी क्या हो जाते हैं, कहते हैं। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है कि किसी भी परमाणु के बाह्य कोश पर, किसी भी परमाणु के बाह्य कोश पर नाभिक का जो प्रभाव पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं हम, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। एक बार फिर से दोबारा सुन लीजिए कि किसी परमाणु के बाह्य कोश पर नाभिक का जो प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। जैसा अगर आपको बताया जाए कि जो पी ब्लॉक के तत्व है उसमें यदि हम एक लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होते हैं उसमें जीव का मान क्या हो जाता है, बढ़ता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, ठीक जैसे ध्यान देखिएगा, पी ब्लॉक का हम मान लेते हैं, दूसरा आवर्त ले लेते हैं, कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, बेरिलियम, बोरान, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और लास्ट नियॉन। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए 2 3 2 4 5 6 7 और लास्ट का 2 और 8 हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रत्येक में कोषों की संख्या क्या हो गई है, निश्चित हो गई है। अर्थात कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एक जो कोष की संख्या पाई जाती है, जो कोष की संख्या होती है वह क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है। अगर कोष की संख्या निश्चित हो गई है, ठीक दूसरा देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे क्या हो जा रही है, बढ़ रही है। एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो उसके साथ साथ प्रोटॉन की भी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती है। जब प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है, जब बढ़ती है तो वह क्या कहते हैं कि बाह्य कक्षक पर या जो बाह्य कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या हो जाती है, उसकी अधिक हो जाती है। अब जैसे जैसे एक आकर्षण क्षमता क्या हो जाती है, प्रोटॉन का क्या हो जाती है, बढ़ती है, वैसे वैसे कह सकते हैं, ठीक है, जो साइज हो जाती है किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर वह क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो एक निष्कर्ष यह निकला कि अगर हम किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज का मान होता है वह क्या हो जाता है, छोटा होता है। ठीक, साइज का मान छोटा क्यों होता है, क्योंकि ठीक है यह किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं, जेड के मान के होता है। अर्थात कहने का थोड़ा ध्यान से कि जेड का मान यदि क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो साइज का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। यह तो था किसके लिए, आवर्त के लिए। यदि हम किसी भी वर्ग में, ठीक है, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक, यदि हम वर्ग में अप टू कहां पर जाते हैं, डाउन जाते हैं, तो इनका साइज का मान क्या हो जाता है, ठीक है, अधिक हो जाता है। साइज का मान अधिक क्यों हो जाता है, क्योंकि
जेफ का मान क्या हो जाता है, एक घट जाता है। एक अब हम तीसरा पढ़ेंगे विद्युत ऋणता। जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाता है कि ऐसा यौगिक जिसमें क्या पाए जाते हैं, सहसंयोजीय बंध। सहसंयोजीय बंध, तो सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम समझना कि HCl है, HCl में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, साझेदारी होती है। अब इसमें जो Cl होते हैं, जो Cl परमाणु होते हैं, उनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इस वजह से वह साझे की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर देते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस पर एक अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मान होता है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें से क्या दिखा देते हैं, पार्शियल नेगेटिव, अर्थात इन का मान थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कहने का यह हो गया कि किसी भी सहसंयोजीय परमाणु में सहसंयोजी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऋण विद्युतीय कहते हैं। अब अगला है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि किसी भी एक विलगित गैसीय परमाणु से क्या कहा गया कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करने में, बाहर निकालने में, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात नाम से स्पष्ट है, आयनन अर्थात कि जो भी परमाणु होगा उसका कैसा फॉर्मेशन होगा, आयन के रूप में होगा। तो आयन को बनाने के लिए हमें क्या आवश्यक होगा भाई, ऊर्जा आवश्यकता होगी। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसी ऊर्जा को हम क्या कर देते हैं, आयनन ऊर्जा। गैसीय अवस्था क्यों लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है क्योंकि गैसीय अवस्था से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इस वजह से हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, किसी भी एक विलगित गैसीय अवस्था से कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव भी कहते हैं या आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक मेटल है, इस मेटल से क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को हम यदि क्या कर दे, हम बाहर निकाल दे, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा क्या हो जाती है, देनी पड़ती है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन को तो थोड़ा समझ में आएगा। एक ऊर्जा क्या हो जाती है, देनी पड़ती है। इस प्रकार से अगर हम आयनन ऊर्जा का डेल्टा एच एंथैल्पी का मान लिखें तो वह धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ऊर्जा क्या हो जा रही है, अवशोषित हो रही है। ठीक, अगर ऊर्जा अवशोषित होती है इस परिस्थिति में डेल्टा एच का जो मान हो जाता है, ठीक, आयनन ऊर्जा के लिए कैसा पाया जाता है, पॉजिटिव पाया जाता है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं
कि जो डेल्टा एच हो जाते हैं वह दो प्रकार से होते हैं। एक पॉजिटिव भी होते हैं, मतलब डेल्टा एच का मान धनात्मक भी होता है, और दूसरा क्या हो जाता है, ऋणात्मक भी होता है। धनात्मक का मान आएगा डेल्टा एच का जब ऊर्जा क्या हो जाती है, अवशोषित होती है। जब ऊर्जा क्या हो जाती है, अवशोषित होती है। तो इस प्रकार के हम रिएक्शन को एक नाम भी देते हैं। कौन सा नाम दे देते हैं, एक ऊष्मा अवशोषी। ठीक, दूसरा जब डेल्टा जो H का मान यदि है कैसा हो, ठीक, निगेटिव हो। कैसा हो, निगेटिव हो। अगर एक निगेटिव कब आएगा, जब ऊष्मा क्या हो जाती है, मुक्त होती है, या ऊर्जा क्या हो जाती है, मुक्त होती है। उस परिस्थिति में डेल्टा एच का मान कैसा आ जाता है, निगेटिव। और हम इस प्रकार के रिएक्शन को एक नाम कौन सा देते हैं, ऊष्माक्षेपी। अब यह भी हम कर सकते हैं कि अगर अभिक्रिया कैसी हो जाती है, ऊष्माशोषी होती है, उस परिस्थिति में डेल्टा एच का मान कैसा प्राप्त हो जाता है, पॉजिटिव प्राप्त होता है। दूसरा कंडीशन, यदि ऊष्माक्षेपी होती है, उस परिस्थिति में डेल्टा एच का मान कैसा प्राप्त हो जाता है, निगेटिव प्राप्त होता है। अब एक लास्ट है, एक इलेक्ट्रॉन लब्धीय ऊर्जा। इसे इंग्लिश में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं, जिसे हम डेल ईजी एक्स से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा भी। क्या कहता है कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कहते हैं। क्या कहा परिभाषा, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने पर जितनी ऊर्जा क्या हो जाती है, मुक्त होती है, उसी ऊर्जा को हम नाम क्या दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा नाम देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान अर्थात डेल ईजी एच का मान इस रिएक्शन के लिए कैसा प्राप्त होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। आपको इससे पहले बताया गया था यदि ऊर्जा मुक्त होती है तो डेल एच का मान कैसा प्राप्त हो जाता है, निगेटिव प्राप्त होता है। ठीक, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ग 15 का फुल डिटेल अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक्स। दो भाग